नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद हैं। 395 के बाद कभी भी 396 नंबर का आर्टिकल नहीं जोड़ा गया। इसके पहले जितने भी हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल जुड़ा नया कोई, या फिर हम किसी किताब में पढ़ते हैं कि 445 अनुच्छेद हैं, तो कभी भी 395 के बाद 396 नंबर का आर्टिकल नहीं जोड़ा गया। जितने भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं उससे पहले दिए गए अनुच्छेद का ही विस्तार है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे संविधान में आर्टिकल 21 था तो 21A जोड़ा। इस तरीके से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या किताबों के अंदर 445 या 460 ऐसा लिखा हुआ मिलता है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली इस सीरीज के अंदर हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक का मतलब हर एक आर्टिकल को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत किस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया है। और हर एग्जाम के अंदर, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आर्टिकल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी सीरीज चल रही है, एक चल रही है जियोग्राफी की और दूसरी चल रही है क्योंकि हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। 1919 और 1935 का अधिनियम हम पढ़ चुके हैं और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग संविधान सभा को पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, आर्टिकल 1, ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा प्री और मेंस दोनों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक्चुअल के अंदर हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में इस तरीके से लिखा गया है और अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहें तो इस तरीके से लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 1 के अंदर 3 उप प्रावधान दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 1 ब्रैकेट के अंदर सब क्लॉज 1, 2, 3, इस तरीके से हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 1 को मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 1 का जो शीर्षक है यानी टाइटल है उसका नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और इंग्लिश में क्या कहा गया है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। याद रखिएगा, हिंदी में बेशक संघ शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन अंग्रेजी के अंतर्गत फेडरेशन शब्द का उपयोग ना कर यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। अब फेडरेशन शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, यूनियन शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, या फेडरेशन शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहली बात कि भारत के आर्टिकल 1 में 2 नाम बताए गए हैं, भारत अर्थात इंडिया या इंडिया दैट इज भारत। क्योंकि संविधान सभा में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी कि देश का औपचारिक नाम क्या होगा, हम भारत कहें या इंडिया कहें। जो कि प्राचीन परंपराओं का समर्थन करते थे, वे देश का नाम भरत वंश के आधार पर भारत रखना चाहते थे। और जो आधुनिक या उदारवादी विचारक थे वे देश का नाम इंडिया रखना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जितने भी कानूनी दस्तावेज थे उन सब में इंडिया नाम का उपयोग किया गया था। और आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान सभा 2 सिद्धांतों के आधार पर काम करती थी, सर्वसम्मति का सिद्धांत और समायोजन का सिद्धांत। सर्वसम्मति का मतलब सबकी सहमति से हम प्रस्ताव को पारित करेंगे, और समायोजन का सिद्धांत का मतलब कि जब तो परस्पर विरोधी विचारों में, प्रावधानों में टकराव होगा तो हम एक मध्यम रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और जब संविधान सभा देश के नाम को लेकर 2 गुटों में विभाजित हो गई, एक जो भारत का समर्थन कर रहे थे और एक वे जो इंडिया का समर्थन कर रहे थे, तो हमने समायोजन के सिद्धांत को अपनाते हुए देश का नाम रखा हिंदी में भारत अर्थात इंडिया, और इंग्लिश में उपयोग करेंगे इंडिया दैट इज भारत। और हमने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया। दूसरा शब्द है राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में कहते हैं शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ होगा, फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं है।
जब संविधान निर्माता के द्वारा राज्यों के संघ शब्द का उपयोग किया गया, यानी भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा के सामने कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और अंग्रेजी में कहा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तब संविधान सभा में खलबली मच गई कि हमने संघ शब्द का उपयोग किया है, और संघ यानी फेडरेशन, लेकिन हमने अंग्रेजी के अंदर फेडरेशन शब्द का उपयोग ना कर यूनियन शब्द का उपयोग किया है। तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि भारत संघ कैसे हो सकता है, भारत फेडरेशन कैसे हो सकता है। तब भीमराव अंबेडकर ने इस बात का उत्तर दिया कि भारत राज्यों का संघ का मतलब है कि भारत में जो संघ बना है राज्यों से मिलकर, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि फेडरेशन जब बनता है तो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम होता है, लेकिन जो यूनियन है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा, भारत का कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि फेडरेशन के अंदर राज्यों के बीच एक समझौता होता है कि हम मिलकर एक संघ बनाएंगे, और राज्यों के पास ये अधिकार होता है कि वो संघ से पृथक हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो संघ बना है वो राज्यों का संघ तो है, लेकिन राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक संघ बना है, उसके बाद संघ से राज्यों का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, भारत का कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है, जिसे हम कहते हैं सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। अर्थात भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन राज्यों की तुलना में संघ को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की, यानी दूसरे प्रावधान की, ना कि आर्टिकल की। दूसरे प्रावधान में अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजों को लिखा गया है। अब ये जो 1 लिखा है, 2 लिखा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी वर्तमान में आर्टिकल 1 का सब क्लोज 2 कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची क्या बताती है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम के बारे में, उनकी संख्या के बारे में। तो आर्टिकल 1 का प्रावधान 2 कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। लेकिन यहां पर जो आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मूल संविधान में ऐसा नहीं था। यह पहला पॉइंट किसी चीज को रेखांकित करता है कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अब समझते हैं कि वो क्या था। पहले देखिए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस समय अनुच्छेद 1 के सब क्लोज 2 के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया था, बल्कि ऐसा लिखा गया था, द स्टेट्स शैल मीन द स्टेट्स फॉर द टाइम बीइंग स्पेसिफाइड इन पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। वर्तमान में हम जो कह देते हैं बहुत आसानी से कि ये राज्य है, ये संघ राज्य क्षेत्र है, ऐसा नहीं था पहले विभाजन। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1956 तक भारत के राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया था, जिसे कहा जाता था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। और इसी तरीके से संघ राज्य क्षेत्रों को रखा गया था पार्ट 4 के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। यानी अगर मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊं, वर्तमान में तो देखो ऐसा लिखा है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। बहुत आसानी से अब वर्तमान में लिखा गया है कि पहली अनुसूची में दिए गए राज्य और उनके राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लिखा होता था कि पार्ट 1 में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में पहली अनुसूची में दिए गए राज्य हैं, क्योंकि मूल संविधान के अंदर इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया था। मूल संविधान के अंतर्गत हमारी पहली अनुसूची में राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य, भाग ग के राज्य
और घ राज्य क्षेत्र। इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान में इस तरीके से राज्यों को विभाजित किया गया था। यानी भाग 6 के अंतर्गत जो वर्तमान में भाग 6 है जिसमें राज्य शब्द का उल्लेख है, उसमें भाग क के राज्य थे, भाग 7 के अंतर्गत भाग ख के राज्य थे, भाग 8 में भाग ग के राज्य थे और भाग 9 में भाग घ के राज्य थे। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भाग 6 के अंतर दिए गए हैं राज्य, और भाग 7 के आगे क्या लिखा हुआ है? निरसित, यानी हटा दिया गया है। और भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। और भाग 9 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इस बात को समझिएगा कि वर्तमान में जो हम एक क्लासिफिकेशन देखते हैं वर्तमान में कि एक तरफ राज्य है, एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र है, मूल संविधान में ऐसा नहीं था। मूल संविधान में राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था और वो 4 कैटेगरी ABCD ये 6, 7, 8, 9 इन 4 भागों के अंदर उल्लेखित थी। लेकिन वर्तमान में कैसा है? ऐसा है। इस चीज को याद रखिएगा कि भाग 7 वर्तमान में नहीं है। पहले भाग 7 मूल संविधान में था, जिसमें भाग ख के राज्यों को रखा गया था। अब आपको यह समझ में आया होगा कि भाग 7 वर्तमान में क्यों नहीं है और भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया है। हम लोग कहते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। दरअसल वो स्टेटमेंट गलत है। हमने भाग 9 को पुनर्जीवित किया क्योंकि 7वें संशोधन के द्वारा भाग 9 को हटा दिया गया था, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र थे। अब आते हैं अगली बात पर। एक शब्द आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र और भारत संघ में क्या अंतर है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं टेरिटरी ऑफ इंडिया और इंडिया यूनियन में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इंडियन यूनियन। ध्यान से देखिएगा, हमारे अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र जो कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहली अनुसूची में दिए गए संघ राज्य क्षेत्र जो कि यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, जो वर्तमान में 8 है। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, वर्तमान में इस कैटेगरी के अंतर्गत कोई नहीं है। वर्तमान में बहुत आसानी से हमने फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वां संशोधन किया और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 2 कैटेगरी को रखा। मूल संविधान में ऐसा नहीं था। मूल संविधान में राज्यों को 4 कैटेगरी के अंदर विभाजित किया गया था, ABCD, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा उस क्लासिफिकेशन को समाप्त किया गया और 2 क्लासिफिकेशन किए गए, यानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। और जो कि है भारत का राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्य आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। भारत संघ क्या होता है? इंडियन यूनियन। भारत संघ में केवल वह क्षेत्र शामिल है जो राज्यों का क्षेत्र है। केवल 28 राज्यों का क्षेत्र जो होता है उसे हम बोलते हैं भारत संघ। लेकिन भारत का राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? उसमें राज्य आते हैं, उसमें यूनियन टेरिटरी आती है, उसमें एक्वायर्ड एरिया आता है। इस तरीके से हम वापिस से आते हैं तो हम लोगों ने आर्टिकल 1 को पढ़ा। सबसे पहले भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। स्पष्ट है कि देश के 2 नाम रखे गए हैं। हिंदी हम बोलते हैं भारत अर्थात इंडिया और इंग्लिश में पहले बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत। राज्यों का संघ होगा यानी शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन है। हम फेडरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इसका उत्तर दिया कि भारत में जो संघ बना है, यूनियन बना है, वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा, भारत में कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। और तीसरी बात, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है, जिसे हम बोलते हैं सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। अर्थात केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया तो गया है, लेकिन राज्यों की तुलना में संघ की सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर
यानी राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, यानी वर्तमान में जो 28 राज्य हैं उनकी बात की गई है। और तीसरा पॉइंट कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, राज्य आते हैं, यूनियन टेरिटरी आती है, एक्वायर्ड एरिया आता है, ये 3 चीजें आती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संघ में क्या आता है, इंडियन यूनियन के अंदर, तब केवल और केवल राज्य के राज्य क्षेत्र आते हैं। आई होप आपको अब आर्टिकल 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जो सीरीज हमने शुरू की है ये अल्टरनेट डेज पे रहा करेगी, यानी आज हमने आर्टिकल 1 पढ़ा है और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अल्टरनेट डेज के बाद उसके अंदर हम संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 को पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे संविधान के सभी आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं, हम केवल वे अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको पता होने चाहिए। ठीक, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।